ऋषभ, जो आज बात करेंगे वो है रियल मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस तो हम सब लोग ही जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है हैप्पीनेस के लिए। लेकिन ये क्या नया उसमें ऐड करना चाहते हैं, आज ऋषभ से ही सुनते हैं। सो आई थिंक कोई भूमिका की ज़रूरत नहीं, सब हम लोग आई थिंक सब एक दूसरे को जानते ही हैं। तो ऋषभ, आज आपसे स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। नमस्ते सबों को। नमस्कार। हैप्पी धनतेरस। हाँ, हैप्पी धनतेरस। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि मेरी जैसी छोटी उम्र में, और खास करके हम मुझे नहीं पता कि मुझे उन्होंने इतना भरोसा क्यों जताया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, जिन चीजों पर उन्होंने मुझे काम करने दिया था, उन चीजों पर जब कोई इंसान लगातार काम करता चला जाता है तो सर्टेन रियलाइजेशंस होते हैं। तो शायद सर इस बारे में जानते हैं कि वो रियलाइजेशन, अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर फोकस कर रहे हैं, उन रियलाइजेशंस पर, तो फर्दर रियलाइजेशंस होते हैं। और आपका लाइफ को लेकर जो आइडियोलॉजी है वो काफी ब्रॉड हो जाता है। तो मैंने देखे हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें जो पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती थी, अब बहुत आसान लगती हैं। और मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो इसीलिए था क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस को फॉलो नहीं किया था। आई यूज टू एक्सपेक्ट रादर देन एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि मैं जब रियलिटी को ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट करूंगा तो रियलिटी मुझे जो सिखाना चाहती है वो शायद सिखा ना पाए। और मैंने देखा कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो एक्सेप्टेंस मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ योगा में। हमारा जनरल साइकोलॉजी का एक छोटा सा बुक होता है, उसमें थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ी बहुत थेरेपीज के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन जो एक्सेप्टेंस के बारे में मैंने समझा है वो ये है कि एक्सेप्टेंस का मतलब है आप चीजों को ठीक वैसे ही देखें जैसे कि वो है। आप जजमेंट नहीं देंगे, आप बहुत इम्पार्शियल रहेंगे, आप बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब क्यों एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? तो जैसा मेरा अनुभव है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम अपने माँ बाप से बहुत एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि वही हमारी दुनिया थी। तो जब हम बड़े हुए तो भी हम एक्सपेक्ट करना हमने शुरू कर दिया, और ये एक्सपेक्टेशन की आदत हमारी गई नहीं। और अगर आप गौर करें, जैसे जो मैंने देखा है, जिन जिन बातों को मैंने जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया है वो तकलीफ उतनी जल्दी खत्म हो गई। होती है तकलीफ, होती है। तो जैसे एक्सेप्टेंस, आप ऐसा समझो कि तकलीफ है, इसको आपने एक्नॉलेज कर लिया। तकलीफ है, ये बात तो आपने एक्नॉलेज कर दिया। लेकिन उसके बाद आप, क्या है, आप सोचते हो कि आप इसके ऊपर काम क्या करना है। किसी एक लक्ष्य को आप कमिट कर देते हो कि हाँ ठीक है, मेरी कोर वैल्यूज ये हैं, मेरी कोर बिलीव्स ये हैं, मैं ये चीज लाइफ में करना चाहता हूँ। और आप गौर कीजिएगा, जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके गोल्स पूरे नहीं होते हैं, उस बीच में जो रेजिस्टेंस आता है ना, वहीं पर आपको पेन होता है। चाहे वो आपका फैमिली से लेकर हो, क्योंकि रिलेशनशिप में भी हमारे कुछ गोल्स होते हैं कि हमारा पार्टनर कुछ ऐसा हो, उसके साथ मिलकर हम कुछ ऐसा करें। और वो जब चीजें पूरी नहीं होती हैं तो पेन होता है। तो एक्सपेक्टेशन की जगह जब हम एक्सेप्टेंस को फॉलो करते हैं तब हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ जाते हैं उस स्थिति में। मैंने कुछ चीजें पॉइंट नोट डाउन करी हैं, और ये सब थोड़ी बहुत किताबों को पढ़ने से, और जो सर ने मुझसे कहा था, जो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी जिसने मेरे दिमाग को और दिल को बहुत अंदर तक छू गया था, कि मेरी कंडीशनिंग यूनिक है। और इस दुनिया में हर एक इंसान की कंडीशनिंग यूनिक है। तो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हर कोई नहीं सोच रहा। हर कोई यूनिक है। तो जब हर कोई यूनिक है और जब मैं ये जानता हूँ कि हर कोई यूनिक है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। और वही मैंने किया।
अब मैंने कार्ल गुस्ताव जूंग बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका एक कोटेशन जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मेरे सामने लगा रहता था कि व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स एंड व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स। तो जो हम रोकेंगे ना, जो हम नहीं मानना चाहेंगे, वो हमको बिल्कुल तकलीफ देगा। आपने देखा लाइफ में जितनी प्रॉब्लम हो इसलिए क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तकलीफ होती है, लेकिन वो एक समय के बाद चला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। हमारी लाइफ का कोई बहुत ही प्यारा सदस्य जब हमारी जिंदगी से चला जाता है, हम सब कनेक्ट कर सकते हैं इससे, तो बहुत हमें बुरा लगता है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस रियलिटी को। और जो जितनी जल्दी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है वो उतनी जल्दी उस तनाव से बाहर आ जाता है। जिसे जितना देर होता है वो उतनी देर से उस तकलीफ से बाहर आता है। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी मत समझिए कि हमने अप्रूव कर दिया कि हाँ जो हो रहा है वो सही है। नहीं, अप्रूवल नहीं है, बस एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ भाई ये चीज मेरे साथ हुई है, ये मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्टेंस आपके लिए एक मैसेंजर की तरह है, वो आपको बताता है कि आपको क्या सीखना है, कहाँ ध्यान देना है। क्योंकि सर ने मुझे एक बात बताई थी कि अगर कोई चीज बार बार इमोशंस को या मन को बॉदर कर रही है तो हमारी कॉन्शियसनेस वहां पर ब्लॉक्ड है, तो पहले उसको हमको फिक्स करना चाहिए। लेकिन जो हमारा फिक्स करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, और क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड है इसलिए हमें काउंसलर की जरूरत पड़ती है लाइफ में, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे ब्रेन की उसको वो थोड़ा सा आसान कर सके। वैसे कई सारे लोगों का ये मानना है कि एक्सेप्टेंस इतना आसान थोड़ी ना है। मेरा भी यही मानना था कि एक्सेप्टेंस इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर तो ले, लेकिन जो तकलीफ जो पेन होता है ना वो फिर हमारे बर्दाश्त से बाहर होता है, और इसको इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। ये मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक में पढ़ा था, इमोशनल हाईजैकिंग। और उसी को डील करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं इस पर भी हम फर्दर आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो अब जैसे इसमें बहुत सारे एक्सेप्टेंस के फिलॉसफीज की बात कही गई है, हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। बस इतना है कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है उसको अगर हम जज करने के जगह उसको लेकर पूरी तरह से हम विटनेस करें, अवेयर हो जाएं, 100% एब्सोल्यूट प्रेजेंस इन द मोमेंट, बिल्कुल नॉन जजमेंटली, तो फिर हम पाएंगे एक तो हमारी जो आइडेंटिटी है पेन के साथ वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। आप पेन फील कर रहे हो, ये आइडेंटिटी में एक डिस्टेंस क्या आता है कि जैसे आप पेन को फील होते हुए देख रहे हो और आप पेन नहीं हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम इट, थोड़ा सेपरेशन हो जाता है। और ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है। हालांकि एक दिन में नहीं आया, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता चला गया। जब हम हिप्नोथेरेपी कर रहे थे तो और भी चीजें इम्प्रूवमेंट होती चली गई। और कई सारे लोगों को जो सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि मेडिसिन से शुरुआत करनी चाहिए, फिर काउंसलिंग, फिर धीरे 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 करके डोसेज कम करके और उसको छोड़ना चाहिए। नहीं तो ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि आप काउंसलर की बात ही नहीं सुनते हैं। अगर आपका साइकोलॉजिस्ट आपसे कुछ कह भी रहे हैं तो आप नहीं सुनते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेडिसिन का बैकअप के साथ आते हैं तो शायद आप सुनने की भी स्थिति में रहेंगे, नहीं तो आप कई बार सुनते ही नहीं है। जैसे मेरी बहन को मैंने सर के पास भेजा था, तो पहले तो वो मानने को बिल्कुल राजी ही नहीं थी कि वो सर के पास जाएगी, लेकिन फिर मैंने उसको पहले मेडिसिन दिलवाई, फिर वो जाने के लिए राजी हुई और फिर उसका दिमाग बहुत हद तक खुला। आज वो ऐसी स्थिति में है कि जो प्रॉब्लम उसको बहुत कॉम्प्लेक्स लगते थे आज वो उतने कॉम्प्लेक्स लगते नहीं है, आज वो बहुत आसान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं
मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से सोचते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर जब हमें मिलता है तो फिर वो हमारी चीजों को आसान कर देता है। पर आसान तभी होती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं। अब एक्सेप्टेंस में आपको एक चीज और समझ में आता है कि आपके जो इमोशंस है ना, जब आप उसको एक्सपेक्ट करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपका ना पूरा लाइफ एक्सपीरियंस को फिल्टर करने लगता है। आप उसी चश्मे से देखना शुरू कर देते हो और एक नेगेटिव इमोशन दूसरे नेगेटिव इमोशन की आपको तरफ धकेलता चला जाता है, धकेलता चला जाता है, धकेलता चला जाता है। और आप इतना फिल्टर करके चीजों को देखते हो कि आप जो लाइफ के पॉजिटिव है उसको बिल्कुल भूल जाते हो। लाइफ क्या मैसेज देना चाह रहा है, गलती कहाँ हो रही है, ब्लॉकेज कहाँ है, ये देखने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ कमियां देखना शुरू कर देते हो, गलतियां देखना शुरू कर देते हो, खामियां देखना शुरू कर देते हो। सच कहूं तो मेरी पूरी की पूरी लाइफ एक्सेप्टेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और जब से इस प्रिंसिपल को मैंने फॉलो किया है, तब से जैसे आप में से कोई भी एक इंसान बताए कि आपके लाइफ का मेजर प्रॉब्लम क्या है, और मैं आपको बता दूंगा कि एक्सेप्टेंस की कमी कहाँ है। या आप मुझे खुद बताएं कि ऐसा कौन सा मेजर प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, और क्यों नहीं आपको क्या लगता है कि एक्सेप्टेंस होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम लंबे समय से आपके साथ बनी हुई है। हो सकता है कि एक्सेप्टेंस को लेकर आपका जो परसेप्शन हो वो अभी थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो सकता है कि मैं आपके नजरिए से नहीं देख पा रहा हूं उस चीज को, लेकिन अगर मुझे पता चले कि लूप होल कहां पर है तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। क्योंकि पिछले 2.5 साल 3 साल से मेरी पूरी फिलॉसफी ही यही है, मेरा दिमाग ही एक्सेप्टेंस के मूड पर काम करता है। कुछ भी होता है मैं यही सोचता हूं कि लेट मी ऑब्जर्व, लेट मी एक्सेप्ट इट। बिल्कुल उस वक्त जो चल रहा है, जो हो रहा है, देखता चला जाता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, इट इज नॉट अप्रूवल, इट इज एक्नॉलेजमेंट। ऐसा नहीं है कि मेरे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गए, ये बात सच है। और लोग मुझे इमोशनली स्ट्रांग कहते हैं, सच बात तो ये है कि इमोशनली स्ट्रांग होने वाली बात ही नहीं है, स्ट्रैटेजी सही है। और शायद मुझे लगता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो तो लाइफ के किसी भी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हो। तो आप में से कोई भी एक इंसान जो शेयर करना चाहे कि कुछ ऐसा पेन, कोई ऐसा ब्लॉकेज आपके इमोशंस में, आपके माइंड में है, जो आपको लग रहा है कि आप एक्सेप्ट तो करते हो लेकिन फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई शेयर करना चाहेंगे? एनी वन ऑफ यू? या अनन्या? हाँ अनन्या जी बोलिए। I'm a socially awkward person, okay? So initially it was difficult for me to accept that I might need help of a psychiatrist or a counselor, but I eventually accepted it and started working on it. But my parents, they yet not have accepted it. They still, if I mention, like if I use the word depression in front of them, they'll either say कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, or their expression changes. So it's very difficult for me to accept that my parents don't understand. देखिए अनन्या जी, आपके इमोशंस वैलिड हैं, बिल्कुल वैलिड हैं। कि पेरेंट्स अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो बुरा लगता है, क्योंकि वो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट भी है, वो हमारे हीरोज भी हैं, वो हमारे ओरिजिन भी हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस को ना थोड़ा सा और ब्रॉडर तरीके से अगर समझे तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपने इमोशंस की। अब जो आपने पेरेंट्स वाले इशू बताए हैं, मैंने इससे शायद 5-10 मिनट पहले कहा था कि हर इंसान का इंडिविजुअल कंडीशनिंग डिफरेंट होता है। अनन्या जी, आप कंडीशनिंग समझते हो ना? या हाँ, तो हर इंसान का इंडिविजुअल कंडीशनिंग बिल्कुल यूनिक है। तो आपके माँ बाप जिस
जेनरेशन में पैदा हुए, उनकी जो कंडीशनिंग रही वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वैसे भी इंडिया में तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या फिर अगर इमोशनल हेल्थ इश्यूज है तो उसको लोग सीधे बोलते हैं अमीरों की बीमारी है। यहाँ ये अमीरों की बीमारी हो जाती है, क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे हमेशा यही कहा करते थे कि ये अमीरों की बीमारी है, कुछ नहीं तुम ज्यादा सोचते हो इसीलिए ऐसा होता है। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जब तक हम उस कारण को नहीं जानेंगे तब तक हम चेंज नहीं ला सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा समझिए कि जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आप एक्नॉलेज करते हो, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, नहीं नहीं, आप एक्नॉलेज करते हो कि मेरा पेन वैलिड है। सेकंड स्टेप आप क्या लेते हो, आप एक कमिटमेंट करते हो कि मुझे इस पेन से बाहर आना है। जब आपको ये प्रॉब्लम दिख गई ना तो आपको सॉल्यूशन भी दिखेगा। आप याद रखिएगा, सड़क पर चलते वक्त, ये उदाहरण मैं सर से ले रहा हूँ, सड़क पर चलते वक्त हमें वही चीजें दिखाई पड़ती है जो हमारे इंटरेस्ट की होती है। तो उसी तरह से जिस चीज को आप खोज रहे होते हो ना, आप ऑब्जर्व भी उन्हीं चीजों को करना शुरू कर देते हो, आपका इंटरेस्ट भी उन्हीं चीजों में जाने लगता है। जैसे आप सर से मिली तो आप इसीलिए मिली क्योंकि आप उन सभी चीजों को लेकर कंसर्न थी। आपके कॉन्शियसनेस ने आपको फोर्स किया, आपके डिजायर ने, इंटेंस डिजायर ने आपको फोर्स किया कि आप सर से जाकर मिले और इन सभी चीजों को चेंज करें। उसी तरह से आप ये याद रखिएगा, आपके माँ बाप बहुत सारी चीजें वो अपने हिसाब से सोचते हैं। हमारे साथ क्या है ना, हम सोचते हैं हमारे माँ बाप हर एक चीज को लेकर उनकी समझ बड़ी परिपक्व वाली हो। हमारे लिए मैच्योरिटी का मतलब एज के साथ आना, सही दृष्टिकोण के साथ आना नहीं। हमारे लिए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एज ज्यादा है तो हम मैच्योर हैं, और एज कम है और हो सकता है कि हमारे अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कम हो, हमारे सही दृष्टिकोण ज्यादा हो, तो भी हम मान लेते हैं कि ये क्योंकि उम्र में छोटा है तो इसको समझ नहीं है। तो क्या है ना, वो आपको एक बात तो ये कि जो आपको फील हो रहा है वो हो सकता है उस चीज को डिसमिस कर दे, क्योंकि वो आपको छोटा समझकर सोचे कि फालतू का सोचने का आदत है। ये मेरे साथ भी होता था। सेकंड चीज ये है कि अपने माँ बाप को भी इस चीज के लिए, अगर आपको तकलीफ होती है तो इस चीज के लिए थोड़ा माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपनी कंडीशनिंग में बंधे हुए हैं और वो इस चीज को उस गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं जिस गहराई से सर समझेंगे, या फिर एक ऐसा इंसान जो इस चीज को लेकर अवेयर है। तो जब तक अवेयरनेस में वो चीज नहीं आएगी, इंसान वो चीजें नहीं करेगा। हम खुद परफेक्ट नहीं है, हम खुद इतनी सारी गलतियां करते हैं जिन चीजों के बारे में हमें नहीं पता है कि हम गलतियां नहीं करते। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं उन चीजों को करने के लिए जिन चीजों को लेकर हम अवेयर हैं, पर वो जिन चीजों को लेकर अवेयर है और हम नहीं हैं, तो क्या हम उसमें गलतियां नहीं करते? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, साइबर क्राइम बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, पर आम इंसान इतना ज्यादा अवेयर नहीं है उन चीजों को लेकर के। हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, लेकिन एक साइबर एक्सपर्ट के लिए हर इंसान जो है वो बहुत कम अवेयर है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ की फिलॉसफी उसी के अराउंड मूव करती है ना। तो उसे लगता है कि इन लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, और हर फील्ड का इंसान चाहता है कि हर इंसान को बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना, खास करके जिस फील्ड में वो उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमारे कोर बिलीफ्स, हमारे कोर वैल्यूज तय करते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं लाइफ में, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ में। और कहीं ना कहीं रियलिटी जो हमारे लाइफ की होती है, हमारे लाइफ का जैसा फ्लो बन रहा होता है, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हमको आती हैं, जो सॉल्व हमको करना होता है, उसी से हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस शेप होते हैं। अगर मान के चलो कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता तो आप कभी ऐसा सोचे ही नहीं होते, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होता, तो कभी इससे रिलेटेड ना कोई क्वेश्चन उठा होता जिससे ना कोई मेमोरी हुक क्रिएट होता, और ना ही आप कभी एक काउंसलर के पास आते, ना ही आप ये सवाल पूछ रहे होते।
तो ये सवाल जब आप पूछ रहे हैं तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपके माँ बाप जो है क्या वो उतने अवेयर हैं? वो नहीं है। इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी अनन्या जी लेनी पड़ेगी। और अपनी जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि अकेला पड़ जाना, आपको मदद लेनी चाहिए लोगों की, लेकिन जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे मदद लीजिए। अब जहां तक आपने बोला कि थोड़ा सोशली ऑकवर्ड फील करने वाली सिचुएशन, इफ आई एम रॉन्ग मुझको करेक्ट कर दीजिएगा, एंड इफ आई एम राइट मैं आगे बोलता हूँ। तो मैं योगिक पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊं तो जब प्राणा की ऊर्जा कम होती है हमारे बॉडी में, और जब हमारा ब्रेथ बहुत स्टेबल नहीं होता है, तब ये प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ। लेकिन जब हम प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत फैला देते हैं और जब हमारा ब्रेथ बहुत स्टेबलाइज हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। साथ ही साथ जो सोशल ऑकवर्डनेस आपको फील होता है ना, वो आपके बॉडी में भी स्ट्रेस बनकर स्टोर्ड होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि शायद आप फ्रीज हो जाते होगे। तो किसी तरह से अगर उस तरह के ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दिया जाए, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं योगा में। आपको कोई सूर्य नमस्कार या फिर चक्रासन नहीं करने हैं, बहुत सिंपल सिंपल, बिल्कुल फिजियोथेरेपी टाइप के एक्सरसाइजेस। वही करके आप अपने पूरे बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो और धीरे धीरे ये जो ऑकवर्ड फीलिंग आपको आती है ना, जो बॉडी फ्रीज हो जाती होगी, क्योंकि ये मैंने देखा है जो भी लोग ये शिकायत लेकर आते हैं योगा थेरेपी में कराने के लिए, तो उनको इसमें हेल्प मिलती है। बट फिर इसमें भी एक कैच है कि बॉडी, ब्रेथ और माइंड में थॉट्स एंड इमोशंस दोनों आते हैं। इन तीनों लेवल पर आपको काम करना है। अगर इन तीनों में से किसी एक जगह भी आप चूके तो फिर आपस में ही एक तरह का इंटरेक्शन इनका बन नहीं पाएगा, क्लैशेस होने लगेंगे। यानी आप आज एक्सरसाइज तो करोगे लेकिन कल को आपका माइंड फिर से वही थॉट्स रीइंफोर्स करेगा, तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सर ने खुद भी आपको शायद सजेस्ट किया हो कि आप थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, थोड़ा बाहर घूमो फिरो, थोड़े फिजिकल एक्टिविटीज करो, ताकि बॉडी का स्टोर्ड स्ट्रेस रिलीज हो। एक्सेप्टेंस में ये भी समझिएगा, एक्सेप्टेंस की बात ये भी है कि ग्राउंडिंग के लिए आपको बहुत हद तक जरूरी होता है कि आपको अपने साइकी एंड सोमा यानी माइंड और बॉडी, इसमें जो कुछ भी स्टोर्ड है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर कमिट करना होगा कि ये सारे स्ट्रेस को मुझे रिलीज करना है। क्योंकि ये पर्सपेक्टिव आमतौर पर हमारे कल्चर में, मीडिया में नहीं बताया जाता है, इसलिए हम इस पर्सपेक्टिव से कभी बात ही नहीं करते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में भी हो सकता है। भले ही हम माइंड में सोच रहे हैं लेकिन वो हमारे बॉडी में भी हो सकता है। मेडिकल डॉक्टर्स को पता है, साइकोलॉजिस्ट को पता है, लेकिन योगा जो कर रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन एक आम जनमानस को ये नहीं पता है। तो अनन्या जी, अगर आपको लगता है कि आपको एक तो एक्सेप्टेंस जो मैंने बोला फादर मदर को लेकर के, उनके कुछ भी व्यूज हैं, आपका एक्सेप्टेंस उसमें बढ़ जाए, तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। और दूसरी चीज कि अपने सोल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने प्राण एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करें। आप खुद देखेंगे कि 3 महीने के भीतर आपके अंदर का जो भी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने बोला सोशल ऑकवर्डनेस की बात, थोड़ा आप फ्रीज हो जाते हैं, वो सभी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। अनन्या जी, मुझे योगा नहीं आता। मैंने ट्राई किया था 1 महीने सीखने का, मेरे को योगा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि जहाँ आपने सीखा होगा वहां पर आपको कमर तोड़ कराते होंगे वो लोग, क्योंकि वो अपनी क्लास दे रहे होते हैं, उनको बस पैसा कमाना, तो वो थेरेप्यूटिक योगा नहीं कराते हैं, वो रेगुलर वाला कराते हैं। आप ऐसा समझिए कि थेरेप्यूटिक योगा और रेगुलर योगा में एक बेसिक डिफरेंस है। थेरेप्यूटिक योगा आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल को देखते हुए
आपके प्राणा के लेवल को देखते हुए, आपके डिजीजेस को देखते हुए, तब उसमें थेरेपी दी जाती है। जो रेगुलर योगा आप ज्वाइन करते हो उसमें कुछ भी करा दिया जाता है। आयुर्वेद में कहते हैं प्रकृति 3 प्रकार की है, सतरजतम, और हर व्यक्ति की प्रकृति में शारीरिक स्तर पर 3 प्रकृतियां हैं, वात पित्त कफ। ये मानसिक और शारीरिक प्रकृति को देखते हुए सामने वाले को योग कराना चाहिए कि उसको क्या कराना है। हो सकता है आपका आपकी वात प्रकृति हो, आपको करवा रहे हो कुछ ऐसी चीज जो पित्त को बढ़ा दे। अब पित्त को बढ़ा दे तो मन शांत होने की जगह और चंचल हो जाएगा, और इसलिए कई सारे योगा करने वाले और भी ज्यादा उनका मूड स्विंग्स होता है। आप मुझसे पर्सनली पूछो, मैं आपको बता रहा हूँ, योगा करने वाले बहुत सारे लोगों का, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे से जितने भी लोग मेरे अंडर सिखाते हैं, उनका भी मूड स्विंग्स मैंने बहुत ज्यादा देखा है। तो आप अगर चाह रहे हो थेरेप्यूटिक पर्पस से तो मीट योगा थेरेपिस्ट, इट वुड बी बेटर फॉर यू। और वन ऑन वन आप सीखना, ग्रुप में मत सीखना, क्योंकि ग्रुप में आपको वो ज्यादा स्पेसिफिक अटेंशन दे नहीं पाएंगे। हाँ, अगर स्पेसिफिक इलनेस को लेकर जाते हो तो शायद दे पाए। आप को कुछ और पूछना है अनन्या जी? नहीं, पर मैं एक बहुत छोटे शहर में रहती हूँ, वहाँ कोई योगा सिखाने वाला नॉर्मल भी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। आप तो ऑनलाइन का जमाना, ऑनलाइन सीख लीजिए। ठीक है, ठीक है। ओके। आप में से किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, किनको, हाँ बोलिए बोलिए। अंशुल जी, आप कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं नहीं, यू गो फॉरवर्ड। ओके ओके, थैंक यू। तो योगा में या फिर जो बुद्धिज्म है, वहां पर हम एक्सेप्टेंस को नॉन अटैचमेंट बोलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि रियलिटी इज लाइक अ फ्लक्स, कि चीजें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, कुछ भी रुकता नहीं है। और क्योंकि कुछ भी रुकता नहीं है, हर क्षण बदल रहा है, इसलिए उसको पकड़ के नहीं रखना, बस देखते चले जाना, विटनेस करता चले जाना। और जब हम विटनेस करते हैं चीजों को एज इट इज, तो हमें पता चलता है कि जब आप सत्य को ठीक वैसे ही देख लेते हो जैसे कि वो है, तब आप दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हो। आपने गौर किया कि बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान ही दुख का कारण है, लेकिन कौन सा अज्ञान? तो फिर सत्य क्या है? जो वास्तविकता को देखना ही नहीं चाहता वो तो दुखी ही रहेगा ना। हम वास्तविकता को देखना चाहते हैं क्या? हमें वास्तविकता स्वीकार है क्या, और क्यों नहीं स्वीकार है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं स्वीकार है? और अगर स्वीकार है तो कैसे स्वीकार है? जो चीज, अब जैसे योग में कंसेप्ट आता है पंच क्लेश का, पंच क्लेश में राग द्वेष 2 क्लेश है। जो अच्छी लगी उससे अटैचमेंट है, जो अच्छी नहीं लगी उससे अवर्जन है। तो जो हमें अच्छा लगता है वो तो हम अपने पास रख लेते, जो अच्छा नहीं लगता उसको नकारते। पर क्या नकारने से सत्य बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। फिर एक सेकंड, अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि
मैं अल्टीमेटली बताना चाहूँगा आप में से कोई भी इंसान, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इमोशनल हाईजैकिंग होते रहती है कभी-कभी। हम एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं लेकिन इमीडिएटली कर नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि अ, अब जैसे कोई सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वहाँ पर या फिर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक को कोई किसी तरह का ट्रॉमा रहा है, तो वहाँ पर कैसे? तो वो मुश्किल होता है थोड़ा-सा। करने में बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की किताब में डैनियल गोलमैन ने भी बताया है, और ये चीज़ें योग में भी बताई जाती हैं कि जब आपका मन शांत होता है, तो नए संस्कार आप अपने मन में बहुत जल्दी भर सकते हैं। जब आपका दिमाग शांत होता है, आपको सभी चीज़ें क्लियर दिखती हैं। दिमाग शांत होगा तभी तो आप कुछ देख पाएँगे। अगर जो चल रहा है विचारों में, उससे आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसे जुड़ जाए, फेविक्विक के जोड़ जैसे, तो फिर तो आप अपने आप को उससे डिस्टेंस नहीं कर पाओगे, और डिस्टेंस नहीं कर पाओगे तो लगेगा कि सब कुछ आपके साथ हो रहा है। आप देख रहे हो, ऐसी अनुभूति नहीं होगी। और आपको अपने विचारों को एक डिस्टेंस के साथ देखना है, तभी आपको रियलिटी दिखाई पड़ेगी, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगी। मेरी लाइफ की रियलिटी मुझे तभी दिखाई पड़ी जब मैंने थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, जब मैंने कॉज एंड इफेक्ट के चेन में चीजों को देखना शुरू किया, और मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैं इमोशनल हूँ, बाकी लोग भी इमोशनल होंगे, मेरे इमोशनल फीलिंग्स वैलिड हैं। मुझे ऐसा अगर फील हो रहा है, तो क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशनिंग है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। सामने वाले को जैसा फील हो रहा है उसकी वैसी कंडीशनिंग है, इसलिए उसको वैसा फील हो रहा है। पर क्या अब हम इसको पकड़ के बैठे रहें और अपनी जिम्मेदारी ना लें? हम अपनी लाइफ में क्या चूज करते हैं? आई चूज हैप्पीनेस, हेल्थ, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आता? जब आप जानते हो कि आप लगातार अगर एक चीज को करते चले जाओगे, आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, और इंप्रूवमेंट भी तभी आएगी जब आप सत्य को वैसे ही देखोगे जैसा वो है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आई, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं सॉल्व हुआ, इसका मतलब आपको फॉर्मूला को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, आइडियोलॉजी थोड़ी सी शिफ्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही है, बार बार अगर आप वही करोगे जो आप करते आए हो, तो आपको बार बार वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। इसीलिए तो हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। आज हम सब पंकज सर से जुड़े हैं, इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हम सबको जरूरत थी मार्गदर्शन की। पहले के जमाने में गुरु की मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता था, लेकिन आज हमें अपने धर्म का ज्ञान कराने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहो। लेकिन जो मन की प्रॉब्लम है, जो इमोशंस की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप देखो कि पहले आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, इसलिए आप सर से मिले। पहले आपने माना था कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, तभी आप सर से मिले, तभी आपको कुछ रिलीफ मिला, नहीं तो ऐसा नहीं होता। आपने गौर किया शुरुआत कैसे किया? आपने एक्नॉलेज किया पेन को, सभी लोगों ने एक्नॉलेज किया पेन को, सभी लोगों ने माना कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर आपने कमिटमेंट किया कि मुझको इसको ठीक करना है किसी भी हालत में, और तब जाकर आप एक्सपर्ट से मिले। और जब आप सर से मिले तो आपने देखा कि प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी। लेकिन एक चीज और मैंने ऐड की थी कि कंसिस्टेंटली वर्क करना हमें। अगर कंसिस्टेंटली हम वर्क नहीं करेंगे तो शायद जो ग्रोथ का पोटेंशियल था हमारे भीतर, वो ग्रोथ पोटेंशियल हम फुलफिल नहीं कर पाए। और मेरी लाइफ तो ऐसी रही है, सर जानते हैं, कि मुझे चारों तरफ सिर्फ एक्सेप्ट ही करना था
एक्सेप्ट करने के अलावा चारा भी नहीं था, और इसलिए एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस मोड पर चला गया। कहीं ना कहीं लाइफ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर मुझे एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है और वो सब जगह एप्लीकेबल है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है, कृतज्ञता की बात है कि भाई एक ही चीज, बस एक ही चीज चाहिए जिंदगी में, स्वीकार्य भाव, बस। और सब सारे के सारे प्रॉब्लम्स का कॉज दिखना शुरू हो जाता है और सॉल्यूशन खोजने के लिए आप कमिटेड हो जाते हो। सर ने जब मुझे बताना शुरू किया था, तो शायद मुझे लगता है कि 2-3-4 सेशंस लग गए थे, मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि एक्सेप्टेंस है क्या। पर जब मुझे समझ में आया तब मैंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। और समय के साथ साथ तो इतना ज्यादा समझ में आया कि आज पूरी लाइफ ही उस फिलॉसफी पर बेस्ड है। तो कुछ चीजें जो मैंने देखी है, एक्सेप्टेंस अगर आपको कल्टीवेट करनी है, एक तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इमोशनली जो भी फील हो रहा है उसको, वो आपका वैलिड है, ठीक है। ये नहीं कहना कि नहीं मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बाद में देखेंगे। क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए, ये कमिटमेंट का पार्ट है। क्या हो रहा है उसको कहते हैं विटनेस करना रियलिटी को एज इट इज। मैंने रियलिटी को एज इट इज विटनेस किया, आपने भी रियलिटी को एज इट इज विटनेस किया। आपने माना कि है प्रॉब्लम, आपने कमिट किया कि मुझे ठीक करना है, आपने स्टेप्स लिए, आप सर से मिले, और आप में से जितने लोगों ने कंसिस्टेंट एफर्ट दिए होंगे उन सबको रिजल्ट दिख रहा होगा। फिर एक चीज है कि आपको ना सेल्फ कंपैशन थोड़ा रखना चाहिए। थोड़ा क्या, आपको एब्सोल्यूट सेल्फ कंपैशन रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्या है ना, जब तक हम खुद के प्रति करुणा नहीं दिखाते ना, हम दूसरों पर भी करुणा नहीं कर सकते। ऐसा समझिए कि हमारे पास पैसा ही ना हो तो हम दान क्या करेंगे। आप खुद के प्रति करुणा भाव से भर जाइए। क्यों? हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो। कभी कभी हमारी गलती भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता। हमें थोड़े ना हर किसी ने सिखा रखा है कि ये करना है, ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है। हो जाती है हमसे गलतियां, हम इंसान हैं। तो जब हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम इतना ज्यादा रिग्रेट और गिल्ट में चले जाते हैं, तो इससे हम खुद का ही नुकसान करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ कंपैशन दिखाते हो तो आप मानोगे कि हाँ, हो गई गलती, मैं खुद को भी माफ करता हूं और मैं उन तमाम लोगों को माफ करता हूं जिनको मैंने दुख दिया या जिन्होंने मुझे दुख दिया। क्यों? आप समझिए, इससे आप कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, इससे सबसे बड़ा एहसान आप खुद के ऊपर कर रहे हैं। और आपको पता है, एक्सेप्टेंस से फॉरगिवनेस अपने आप आ जाती है, अपने आप। जैसे ही आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, फॉरगिव भी नहीं करना होगा, हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। आपने एक्सेप्ट किया, फॉरगिव हो गए। अपने कोर वैल्यूज को इंसान को पता होना चाहिए। पता है, जब हमें कोर वैल्यूज नहीं पता होता ना, तो लाइफ में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमें क्या करना है, हमारे कोर बिलीफ्स क्या हैं, और लाइफ ना एक कांस्टेंट स्ट्रगल लगता है फिर हमें। और ज्यादातर लोग लाइफ में इसीलिए परेशान है क्योंकि उनको अपने कोर वैल्यूज ही नहीं पता है, उनको अपने कोर बिलीफ्स ही नहीं पता है। उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या करने के लिए आए हैं। कभी आत्मचिंतन किया ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। इसमें हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, पर हम
इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन पर जब काम करना शुरू करेंगे तभी पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी। हम खुद फूल बनेंगे तो खुशबू चारों ओर फैलेगी, नहीं तो नहीं फैलेगी। पर सबसे पहले हमें खुद पर काम करना है और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? माइंडफुलनेस एक्चुअली आपके विटनेसिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। माइंडफुलनेस के ऊपर काम कीजिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जितने भी योगी हैं, सब किसी न किसी तरह की माइंडफुलनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इसलिए आप देखिए उनके मन की शांति बहुत जबरदस्त है। इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल क्या, वो मैनेज कर पाते हैं। उनको कुछ दबाना नहीं पड़ता। वो वॉलेंट्री मैकेनिज्म्स पर काम करते हैं, यानी जो कंट्रोल में है। और जो कंट्रोल में है, जब वो उस पर काम करते हैं तो वो एम्पावर्ड फील करते हैं। और जब वो एम्पावर्ड फील करते हैं तो फोकस जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उससे हट जाती हैं और फोकस चली जाती है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अपने आप को सबसे बेहतर स्थिति में रखूं। और अभी मेरे हाथ में इतना सब कुछ है। और आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब आप जो आपके कंट्रोल में है उसको फोकस करते हो तो जो कंट्रोल में नहीं है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। और ये सारी की सारी चीजें आपको दिखेंगी तब जब आप एक्सेप्ट करोगे रियलिटी को, जब आपके अंदर वो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। जैसे अनन्या जी बता रहे थे, वो कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनके माँ बाप क्या सोचते हैं, पर वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि वो क्या सोचती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, कंट्रोलेबल्स पर काम करके। कंट्रोल में क्या है? अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, काउंसलिंग लेते रहना, उसके ऊपर कंटिन्यूअस काम करना। कंसिस्टेंसी इज द की। और अगर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है न्यूट्रिशनल इश्यूज हो। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि 85% इंडियंस को विटामिन डी का डेफिशिएंसी का इशू रहता है, तो अगर आप चेक करवाते हैं आपको शायद पता चल जाए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, क्योंकि मुझे भी थी, मैंने उसको ठीक कराया। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है B12 की कमी हो सकता है आप किसी ऐसे स्टोर्ड ट्रॉमा से गुजर रहे हो जो आपको भी आपने कभी प्रोसेस नहीं किया प्रॉपर। होता है ऐसा। आप कई बार होता है कि हम समझ नहीं पाते खुद को, और खास करके कम उम्र में तो हम और भी ज्यादा नहीं समझ पाते खुद को। हमको समझने के लिए भी कुछ फंडामेंटल फाउंडेशंस चाहिए ना, कि भाई हाँ इस बेसिस पर हम सोचे, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो वो रेफरेंस पॉइंट हमको मिल नहीं पाता। और जिन बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पता नहीं होता उनके वैल्यूज, उनके बिलीव्स या लाइफ को सोचने के लिए जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल्स है, वो जब पता नहीं होता ना, वो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आगे चल के लाइफ में। और उन बच्चों में से मैं भी एक। लेकिन फिर वही है कि मुझे पता चला, आइडेंटिटी क्राइसिस आई, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने कॉलेज लाइफ को ताक पर रख दिया, वहां एवरेज स्टूडेंट बनकर रहा, लेकिन लाइफ से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने पढ़ना शुरू किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मुझे अपने प्रॉब्लम्स को मैं खुद नहीं सॉल्व करूं तो कोई नहीं करेगा। मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहां तो लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है, दूर दूर तक अवेयरनेस नहीं। और वो भी आज से मैं आपको 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। उस वक्त तो लोग बिल्कुल ही नहीं समझते थे। वो तो सोशल मीडिया का जमाना जब आया तब धीरे धीरे मेंटल हेल्थ पर लोगों की बात होनी शुरू हुई, नहीं तो बिल्कुल नहीं होती थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि जब आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमको पता चल रहा है हमारे ऊपर क्या करना है, तो हमको करना चाहिए। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, जब ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है तो ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। और मेरी उम्र आप में से कई सारे लोगों से बहुत कम है। बता दो उम्र, बता दो। 29 साल।
लेकिन सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन अब आप इसको थोड़ा कंक्लूड करो, आप कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। कंक्लूड, थैंक यू सर। तो ये जो एक चीज है ना, इसको बस आप ऐसे समझिए कि रियलिटी एक मैसेज आपको दे रहा है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि काम कहाँ करना है। जहाँ काम करना है, तो मैंने बताया कि सड़क पर चलते वक्त हम उन्हीं चीजों को गौर करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का विषय होता है। तो उसी तरह से क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो आप खुद ब खुद गौर करने लगोगे। एग्जाम्पल में मैंने कहा आप सर से मिले। याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस जो है वो बिगिनिंग ऑफ चेंज है, इट्स नॉट अल्टीमेट चेंज, ये बिगिनिंग ऑफ चेंज है। लेकिन एक्सेप्टेंस आने से वो आपको बिल्कुल एंड तक ले जाता है। अगर आपने ट्रूली एक्सेप्ट किया है तो आपको बिल्कुल एंड तक ले जाता है। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे जो मैंने अप्लाई करी है और ये जो मैंने देखा है। इन केस ऑफ माय सिस्टर, मैंने उसको देखा कि मेडिसिन देने के बाद जब काउंसलिंग कराई गई तो उसका इफेक्ट ज्यादा हुआ, क्योंकि उसकी इमोशनल हाईजैकिंग ज्यादा हो रही थी, उसका ट्रॉमा रीसेंट था। इसीलिए मैंने अपने केसेस में क्या देखा कि जब इमोशनल हाईजैकिंग होती थी तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से बिल्कुल माइंड काम हो जाता है। तीसरा, कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि मैंने योगा में, माइंडफुलनेस में मैंने सीखा है। तो उससे भी आपको बस बॉडी के अलग अलग पोर्शन में आपको ध्यान देना है। कुछ आपको एक्सरसाइजेस करने हल्के से बिल्कुल, और 10 मिनट के भीतर आपको शांति से लगने लगेगी और फिर आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ सोच पाओगे। इमीडिएट आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना है। सर ने मुझे बताया था प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मोड ऑफ लिविंग। तो जो प्रोएक्टिव है वो सोच समझ कर जवाब देता है, इसलिए इमीडिएटली आपको हो सकता है मन करे जवाब देने का, थोड़ा होल्ड ऑन कर लीजिए, थोड़ा ग्राउंडिंग कर लीजिए खुद को, तब जवाब देने की कोशिश कीजिए। और फाइनली जो मेरा खुद का देखा हुआ है वो है त्राटक। जब बिल्कुल शुरुआत की बात है, जब मुझे बहुत, अब इमीडिएटली मेरे पास कुछ नहीं है, ब्रेथ भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो मैं क्या करता था, जो बिंदु त्राटक है मैं उस पर ध्यान लगाता था। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 से 3 मिनट के भीतर ही ब्रेन बिल्कुल स्टेबल हो जाता था। आपको प्राणायाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है फिर उस वक्त। तो आई थिंक ये सब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है जो आपके इमोशनल हाईजैकिंग को रोकते हैं। बाकी एक्सेप्टेंस पर जो मेरी बात थी वो मैंने आपसे कह दी है। अगर आपका कुछ सवाल जवाब या जो कुछ भी है आप कर सकते हैं। सर मैं यही पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने ऋषभ। सो आप लोगों के और लोग जो हैं, देखो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल प्रोसेस है या एक गाइडलाइंस है कॉन्कर दी सक्सेस में, वो ये है कि हमें किसी की बात माननी नहीं है, राइट। तो जो ऋषभ ने कहा है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बात की है। तो आप लोग जो इनसे थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं या इनकी बात से कहीं डिसएग्री करते हैं या आपका अपना कुछ और अंडरस्टैंडिंग है एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, तो आई थिंक आप अब शेयर कर सकते हैं। या अनुराग, यू वांट टू से समथिंग? सर वैसे तो मन में बहुत सवाल है मेरे अभी जो उन्होंने डिस्कस किए, पर कौन सा सवाल मैं पूछूं जो मुझे लगता है कि शायद वो बेनिफिट हो सबके लिए, लाइक यूनिवर्सल टू ऑल। एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि नो डाउट हमें एक रियलिटी में जीते हैं, लेकिन स्टिल हमारा जो माइंड है वो एक डिल्यूजन माइंड में रहता है।
एज इफ हम गलतियां करते हैं लेकिन वो गलती एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं होते, एज इफ वो गलती हमारी नहीं किसी और की है। एंड एक्सेप्ट करते करते व्हाट आई रियलाइज्ड कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कभी हफ्ते लगते हैं, कभी महीने लगते हैं, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो इट टेक्स इयर्स, जो कि मैंने खुद एज अ स्टूडेंट अभी भी देख रहा हूँ। तो उस टाइम में जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो इट सीम्स टू बी लाइक लाइक इतना टाइम मेरे को लग गया इस एक छोटी सी चीज को एक्सेप्ट करने में, व्हिच इज वेरी हार्श फॉर मी। लाइक जिसको मैंने 2-3 मिनट में एक्सेप्ट कर देना चाहता इट टुक 2-3 लॉन्ग इयर्स। एंड इस केस में अगर मैं थोड़ा सा लाइक जैसे ऋषभ भैया ने बोले कि प्रोएक्टिव रहना और एक रिएक्टिव रहना, लाइक इमीडिएटली किसी चीज को होल्ड ऑन करके रखना कि लाइक ठीक है मेरे माइंड में ये सवाल का जवाब है, अभी नहीं तो कभी बाद में दूंगा। बट उसके अलावा सर एक और सवाल ये कि हम कभी कभी सर ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे इमोशंस के साथ साथ मतलब लगता है कि तुमने भावुक होकर या फिर भावनाओं में खेल कर ऐसे डिसीजन लिया है जो कि हमारे वैल्यू से मैच नहीं करता। तो इसमें मतलब आपका क्या ओपिनियन है? या ऋषभ? हाँ, तो देखिए, मैं योगा के फील्ड से हूँ, इसलिए मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ बताता हूँ। क्या होता है ना कि जितना आपका ब्रेथ काम रहेगा ना, उतना ज्यादा आप स्टेबल रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे। और जितना ग्राउंडेड रहोगे ना, उतना जल्दी आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है विटनेस करना विदाउट जजमेंट, है ना। लेकिन कभी हमने शायद ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अगर सर मुझे अलाउ करे तो मैं आपको 10 मिनट का कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के दिखाऊंगा। 10 मिनट बाद आपको लगेगा कि आपका जो ब्रेन है, जो बॉडी है, जो ब्रेथ है, वो काफी स्टेबल हो चुकी है। अगर सर अलाउ करे तो। अभी पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, अगर टाइम होगा तो बाद में देखेंगे, नहीं तो हाँ, एक सेशन अलग से हाँ, हम हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का प्लान कर लेंगे फिर। हाँ। तो क्या है ना, आप थोड़ा सा अगर इस चीज को ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा। देखिए, हर इंसान के एक्सेप्टेंस की एबिलिटी, उसको टाइम लगता ही है। मतलब मुझे भी लगा था शुरुआत में, पर ये भी है कि जैसे बचपन में जितनी पढ़ाई आप जितनी देर में करते थे, आज आप उतनी पढ़ाई बहुत कम समय में कर लेते होगे, और समय के साथ साथ वो एबिलिटीज बढ़ती है। तो एबिलिटीज को कंसिस्टेंटली जब आप उस पर फोकस करते हो तो वो स्किल्स की तरह है। तो अभी उसमें शायद फ्लो नहीं आया, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे सही तरीके से तो फ्लो आ जाएगा। ठीक है। और हम इमोशनल हैं, हमको ये मान के चलना पड़ेगा। हम अपने इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। सेल्फ कंपैशन नहीं दिखाते हैं तो वहां प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सेल्फ कंपैशन की बात करी थी। So Anurag, does it answer your question? हाँ सर। सर और एक और सवाल भी है कि जैसा आपने कहा कि अलग अलग जनरेशन का अलग अलग सोच और विचारधाराएं होते हैं एक्सेप्टेंस को लेकर। जैसे मेरे पेरेंट्स के केस में एक्सेप्टेंस कुछ अलग है जो मुझे फिट नहीं लगता, और मेरा जो एक्सेप्टेंस का केस है वो उन्हें फिट नहीं लगता। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है दोनों ग्रुप्स के बीच में। तो ऐसे केसेस में एज मी और हमारे पेरेंट्स ऐसे दोनों पक्ष में क्या है कि जो दोनों को सूटेबल लगे, लाइक एक अग्रीमेंट कैसा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये लोग हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा उनके साथ मैच नहीं कर रहा है। किस तरीके से, कितने तरीके से हम उनको एटलीस्ट समझा सकते हैं, या फिर एक प्रैक्टिकल कॉग्निटिव वे से कितने तरीके से हम इसे समझा सकते हैं ताकि कनेक्शन जो है वो हो सके प्रॉपर। देखिए, आपने जब मैं बात कर रहा था अनन्या जी से, तो मैंने कहा था कि आप खुद की ही जिम्मेदारी सिर्फ ले सकते हैं। बाकी सामने वाला बात करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता है, दैट इज वेरी वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं करना चाहता तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। ठीक है। सबकी कंडीशनिंग अलग है, पहले ही चर्चा हो चुकी है, सब यूनिक है। तो जाहिर सी बात है कि वो जैसे हैं वो उस हिसाब से सोचेंगे, आप जैसे हो आप अपने हिसाब से सोचोगे। जब आपको अपने हिसाब से सोचने की आजादी है तो उन्हें भी अपने हिसाब से सोचने की आजादी है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो आपकी वैल्यूज है
ग्रोथ आपको उसी दिशा में करने की इच्छा होती है ना? उनकी जो वैल्यूज है वो चाहते हैं कि आप उस दिशा में ग्रोथ करो, तो आप क्या करोगे? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दोगे? और क्या जरूरी है कि आप मानो कि नहीं जो हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि ये समझिए कि हम ऐसे इंसान से बात करें जिनकी कंडीशनिंग भी एक आम माँ बाप नहीं की है, वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई स्पिरिचुअल धर्मगुरु नहीं है, तो पहले तो हमको ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि उनकी जो यूनिक कंडीशनिंग है वो मुझसे बहुत अलग है, मेरी बहुत अलग है उनसे। दूसरी बात, मुझे क्या करना है इसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों क्योंकि डिफरेंट है और यूनिक है, इसलिए हम दोनों एक जैसा तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। फिर भी जहां पर हमें अग्री करना होता है वहां पर एक लॉ होता है, उसको रूल करता है कल्चर, फैमिली रूल्स, आपके हो सकता है कास्ट आइडियोलॉजीज भी हो बहुत सारे, वो भी रूल करता है। काफी कुछ चीजें फैक्टर्स हैं जो रूल करती है, पर आपको ये देखना है कि आपकी जो वैल्यूज है उसके हिसाब से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और किसी को एक्सपेक्ट मत, बस एक्सेप्ट करो। ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेंस, आप समझो, आप जो बोल रहे हो ना वो एक्सपेक्टेशन है और मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिटिंग towards something that aligns with your values. ठीक है? ठीक है सर। हाँ। राइट, तो और कोई लोग अपने आइडियाज इस पे शेयर कर सकते हैं? मिस्टर सुभाष। So can I ask one question? या डॉक्टर। सर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि क्या रीजन है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो आई डोंट नो इन हिज केस इट इज राइट और नॉट, बट many times it happens कि because of our false ego we are not able to accept. So when we will start journaling and we will see things away from me and mind, अपने माइंड से अलग करके अगर हम लोग चीजों को देखेंगे, अपने फॉल्स ईगो से अलग होकर देखेंगे, तो हमको रियलिटी कई बार एज इट इज दिखाई देती है। तो वो भी एक टेक्निक है जर्नलिंग, अगर वो जर्नलिंग करेंगे तो शायद उसमें भी काफी रिजल्ट्स मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। या डॉक्टर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? Yes, sir. So I want to understand when we are talking about acceptance. So there are different types of acceptance. One is like you accept yourself, you accept others. Sometimes you accept a situation. So like whatever you discussed, in which context were you referring to, or did it include all kind of acceptance, or Includes all kind of one of this? It's a universal principle where you accept reality as it is, the reality of everything. Because once you understand reality as it is, then only you will understand the cause behind it. Any problem has a cause, and if you want to find a solution, you need to understand the cause. That's why the principle of acceptance help you to understand what's the basic problem of any conflict, any problem happening in your life. And when you understand that, then only you can find a solution. आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लो ना, जो मैंने बार बार कहा कि आपको जब पता चला कि प्रॉब्लम है तभी तो आप पंकज सर के पास आए ना, आपने एक्सेप्ट किया तभी तो आप पंकज सर के पास आए ना, नहीं तो आप नहीं आते। और हर जगह आप देख लो, आपके अगर सर में दर्द है या फिर आपको बुखार है, आपने एक्सेप्ट किया तब तो आप डॉक्टर के पास गए ना। आपने गौर किया है, आपने जिन चीजों को जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया उतनी जल्दी वो उसका पेन धीरे धीरे हल्का होने लगा है। और हो सकता है आप बाहर बाहर एक्सेप्ट कर रहे हो, भीतर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो अगर भीतर से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। तो ये यूनिवर्सली है, ये किसी एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर जगह अप्लाई होता है। और इट्स द बिगिनिंग, it's the beginning of solution, it's not the ultimate solution, it's the beginning, it's just acknowledgement of the reality. Okay. इसको दूसरे तरीके से ऋषभ आप एक्सप्लेन करो, जैसे अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तब हम क्या करते हैं?
सो इफ यू एक्सेप्ट, जब उस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करोगे तो शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। हम्म। चलिए हम देखते हैं, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपने क्या किया? आपने एक्सपेक्ट किया। आपने एक्सपेक्ट किया, आपने एक्सपेक्ट क्या किया? जो नहीं है, जो नहीं है वही आपने एक्सपेक्ट किया ना। अगर आप बार बार वही चाहोगे जो नहीं है, तो बार बार आपको तकलीफ होगी। अगर बार बार आप वही करोगे जो आप करते आए हो, तो बार बार आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। और जहाँ इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, इमोशनल स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, वहां पर हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वहां हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। जैसे एकदम इमीडिएट फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर। आप मुझे बताइए, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हर सिचुएशन में, यूनिवर्सली? एक्सेप्टेंस आई अंडरस्टैंड, आई मीन हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। बट कुछ चीजें मेरे लिए अभी समझ पाना मुश्किल है। एज यू सेड कि एक्सेप्टेंस के साथ फॉरगिवनेस आती है, वो अभी मैं नहीं समझ पाऊंगी उस साइकिल को, बिकॉज ऑल्दो अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हाँ मैंने माना कि ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ, रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, आई हैव एक्सेप्टेड इट, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट दैट नेसेसरी डजंट मीन कि I'm completely out of the pain, and अब मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या you know I have forgiven, वो कंडीशन अभी मेरी नहीं है, I haven't reached that state, तो probably मेरे लिए ये साइकिल समझना मुश्किल है कि once we accept, automatically forgiveness comes with it. देखिए, जो आपने कहा है उसमें मैंने एक बात जोड़ी थी कि पहले तो आपको जो भी फील हो रहा है उसको आपको वैलिड फील करना होगा कि व्हाटएवर यू आर फीलिंग इज ट्रू, वो कोई फॉल्स बात नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो एक्सेप्टेंस में आप ये भी समझ जाओगे कि सामने वाला जो किया है वो उसकी आदत है, वो उसके हैबिट्स हैं, और मुझे जो फील हो रहा है वो मेरे इमोशनल हैबिट्स हैं। उसने अपनी यूनिकनेस के हिसाब से काम किया, मैं अपनी यूनिकनेस के हिसाब से काम कर रही हूँ। वो उस एज इट इज के हिसाब से चल रहा है, मैं अपने एज इट इज के हिसाब से चल रही हूँ। लेकिन जब हम चाहते हैं सामने वाला मेरे फॉर्मूले के हिसाब से एक्ट करे, तो वो एक्सपेक्टेशन, वो एक्सेप्टेशन, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरी बात, आपने फॉरगिवनेस की बात करी। फॉरगिवनेस हमें लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम देते हैं, करते हैं। मैंने फॉरगिवनेस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, लेट मी एक्सप्लेन इट। ऐसा समझिए कि किसी इंसान ने मुझे तकलीफ दी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी को। अब जब मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया तो मैं उसको तकलीफ की तरह भी नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या, एज इट इज। अब क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो कि हमारे कल्चर ने, हमारी मीडिया ने नहीं सिखाया है, इसलिए हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया। वो उसकी आदत है, उसकी फीलिंग्स वैसी हैं, उसकी हरकतें वैसी हैं, वो रिएक्ट वैसे करता है, वो उसकी इंडिविजुअल यूनिक कंडीशनिंग है। हमारी क्या है? अगर हम अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं भीतर से, तो हमने फॉरगिव तो नहीं किया, तो फिर हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया। और जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा ही है, तो कोई एहसान हम दूसरे पर थोड़ी ना कर रहे हैं, हम खुद के ऊपर कर रहे हैं कि हमारा दिल हल्का हो गया, बोझ हल्का हो गया दिल का। एक्सेप्टेंस क्या है? आपने मान लिया, यही है रियलिटी, आपका दिल का बोझ हल्का हो गया। हाँ, ये जाहिर सी बात है, शुरुआत में इमोशनल पेन होगा, क्योंकि हम सब इमोशनल हैं। शुरुआत में बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करते समय मुझे भी इमोशनल पेन हुआ, पर मैं आपको शायद वो फील नहीं करा सकता जो मैं फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस चीज को मैंने 3 साल लगातार प्रैक्टिस किया है।
जर्नलिंग की है, चीज़ों को जोड़कर देखा है। मुझे पता चला कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। पता चला कि जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उस पर फोकस करें, तो जो कंट्रोल में नहीं है वो भी धीरे-धीरे कंट्रोल में आने लगता है। पर ये सभी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप एक्ट करोगे इस पर। नहीं तो इंटेलेक्चुअल तरीके से इसको समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो शायद बहुत देर लग जाएगी, लेकिन अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपको दिखेगा उसका असर। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा खुद को स्टेबलाइज़ करना होगा, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज़ेस, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ेस करने शुरू कर दीजिए, आपको बहुत असर होगा। और अगर कोई सीरियस क्रॉनिक इश्यू है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लेकर के मूड डिसऑर्डर, तो फिर वहां पर आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। नहीं तो आम केसेस में क्या होता है कि आप सिर्फ आइडियोलॉजी शिफ्ट करने से बहुत हद तक आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। एंड टू ट्राई हिप्नोथेरेपी, क्योंकि उसके बाद से मेरा माइंडसेट काफी चेंज हुआ है, खास करके एक्सेप्टेंस को लेकर जो मेरा माइंडसेट है काफी चेंज हुआ। Okay. Thank you. Thank you. So you got the answer, Dr. Anamika? नहीं? To some extent, yes. Maybe because he has been practicing it, he understands it little better. मेरी अभी वो अंडरस्टैंडिंग है नहीं इन चीज़ों की। तो आपको वही करना है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, राइट? क्योंकि ऋषभ ने जो बोला है वो अपने एक्सपीरियंस से बोला है, और इसमें से आपको जितना खुद समझ में आता है उतना ही इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फिर आर्टिफिशियल होगा आपके लिए। ये जो बात बोल रहा है बीच का कुछ पॉइंट्स मिस कर रहा है। ये फॉरगिवनेस जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। फॉरगिवनेस के लिए जो होगा, जैसे उन्होंने कहा कि पहले एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक्सेप्ट क्या किया? खुद को एक्सेप्ट किया कि मैं डिफरेंट हूँ, मैंने सामने वाले को एक्सेप्ट किया कि वो मुझसे डिफरेंट है। पहले हम क्या सोचते थे, जब एक्सेप्ट नहीं करते थे तो समझते थे कि वो इंसान गलत है जो मेरे साथ कर रहा है, उसने जो मेरे साथ किया जो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, वो मुझे लगता था वो गलत है। और जब गलत लगता है तो उसकी वजह से हमारे मन में अनहैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है। ऋषभ का कहना क्या है, पहले हम अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मेरा ये जो सोचने का तरीका है ये मेरे लिए नॉर्मल है, दूसरा इंसान जो बिहेव कर रहा है वो उसके लिए नॉर्मल है। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि एक्सेप्टेंस के बाद एक्शन करना ज़रूरी है। खाली एक्सेप्टेंस हो और फिर एक्शन नहीं होगा ना, तो फिर एक्सेप्टेंस से पूरी बात नहीं होगी। एक्सेप्टेंस जो है इट इज़ नॉट द मास्टर की। आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरों को एक्सेप्ट कर लिया, उससे क्या हुआ कि हमारे मन में जो एक विचार आ रहे थे जो हम दूसरे को गलत समझते थे, जिसकी वजह से हमारे मन में गुस्सा भी आएगा, जिसकी वजह से जो है उसके प्रति नफरत भी हो सकती है या कोई भी इमोशन हो सकती है। जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमने अपने मन को शांत कर लिया। आप दूसरी तरह से हैं, मैं डिफरेंट हूँ, एक्सेप्ट कर लिया हमने दैट वी बोथ आर डिफरेंट। अब उसके बाद फॉरगिवनेस तक पहुंचने के लिए आपको एक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, और वो जो है सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें डिफरेंट होगी। जब तक हम इसको उल्टे तरीके से समझे तो ज़्यादा आसान होगा कि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरे इंसान को, तब तक फॉरगिव नहीं कर सकते। अगर मुझे दूसरा इंसान लगेगा कि ये इंसान जो मेरी तरह से डिफरेंट बिहेव कर रहा है वो गलत है, अगर वो मुझे गलत लगेगा तो हम उसको फॉरगिव कभी नहीं कर सकते। तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो वी कैन से कि हम जो है फॉरगिवनेस की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ गए। राइट? चलिए, और कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या डिसएग्रीमेंट शो करना चाहते हैं? या सुभाष जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, बस फॉरगिवनेस में तो यही है कि पहले हमको सेल्फ कंपैशनेट होना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और फिर
बिकॉज अगर हम खुद को सेल्फ लव रहेगा तो हम सामने वाले को लव कर सकते हैं, बट अगर हम हमारे अंदर ही खुद कमी है तो फिर हम सामने वाले को नहीं वो लव दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। तो एक्सेप्टेंस के लिए तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट। और दूसरा चीज ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हर आदमी रिकॉग्निशन चाहता है, अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट चाहता है, तो वो आपका भी है, मेरा भी, हर किसी का, इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड। तो वो नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर अनुराग का वो एक इशू है तो मे बी ही नीड सम रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट, वो भी एक हो सकता है। सो यू नीड टू चूज हिज सर्कल्स दैट वे, जो कि जहाँ से उसको रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट मिले, वो एक मुझे लगता है। सो ऋषभ, आपने हिप्नोथेरेपी के बारे में जिक्र किया था, तो कैन यू शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंसेस ऑफ हिप्नोथेरेपी? सर मैं तो जब आया था तो पहले दिन बिल्कुल मैं ऐसा लगा था कि एक दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। पहली बात तो जब आप हिप्नोथेरेपी कर रहे होते तभी आपको बहुत अच्छा लगता है, वो पूरा प्रोसेस बहुत आप एंजॉय करोगे। फिर जब वो खत्म होता है और जब आप उठते हो तब आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, और जो टास्क होते हैं अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है नए सजेशंस को। तो फिर धीरे धीरे क्या है ना, आपकी आइडियोलॉजी भी फिर उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है लाइफ की। अब जैसे मुझे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था हर एक चीज को, तो मेरी आइडियोलॉजी इसी दिशा में मूव करने लगी। अब बहुत सारी चीजें, क्योंकि सर एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर है, तो जैसे आपने बताया कि फॉरगिवनेस की तरफ हम बढ़ जाते हैं। मेरे लिए क्या था कि सर जैसे अगर मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसे स्टेट में आ जाता हूँ जहाँ एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस दोनों एक साथ आ जाती है। तो वो मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब भी मैं किसी को उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे हिप्नोथेरेपी ने उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाया कि मुझे एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के लिए जो इमीडिएटली मुझे दिखा उस वक्त, क्योंकि ब्रेन तो एक्टिवेट रहता है ना, वो तो खोज रहा होता है। हिप्नोथेरेपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो भी आपने सजेशंस डाले, फिर ब्रेन तुरंत खोजने लगता है उन सभी चीजों को। और आप सोए हुए भी हो तो भी आपके सपने भी उसी तरह के आ रहे हैं, आप जागे हुए हो, सड़क पर चल रहे हो तो भी आपको वही सभी चीजें दिखती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है, मेरा मानना है। आप ऐसा समझिए कि आपको किस दिशा में जाना है, जब आप हिप्नोथेरेपी कराते हो तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, रैपिड प्रोसेस हो जाता है। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है उस कंटेक्स्ट में, उस फील्ड में, और बहुत जल्दी जल्दी आपको रियलाइजेशन होते हैं। जैसे आपका इवोल्यूशन के प्रोसेस को ही फास्ट कर देता है वो। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जैसे एक्सेप्टेंस एक है, दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी इश्यू आ रही थी, तो अभी कंसिस्टेंसी की कोई इश्यू नहीं है। और बहुत सारा ऐसा था ना कि फैमिली या फिर आसपास के लोग, क्योंकि हम परेशान होते ही हैं, फैमिली या जो इमीडिएट हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसी में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज्यादा हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो उन सभी चीजों को मैनेज करना, इमोशनली काम रहना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद मैंने किताबें भी वैसी पढ़ी, खोज कर, क्योंकि दिमाग ऐसी चीजों को खोज रहा है, और पता नहीं दिमाग को ये सब इतनी जल्दी पता कैसे चल रहा है कि यही करना है। तो वो मैंने देखा है कि हिप्नोथेरेपी के बाद कहीं ना कहीं आप सही सवाल पूछते हो, खुद से सही मार्ग का चुनाव करते हो, और जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ होता है ना, उससे आप अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हो। बस यही है कि जो सर टास्क देंगे आप उसको फॉलो करते चले जाइए, फिर अपने आप सब कुछ होता है। थैंक यू सर। अंकल सर, एक चीज पूछनी थी, ये हिप्नोथेरेपी कैसे सिचुएशन में या कैसे लोगों के लिए सजेस्टेड है? आई मीन कैन वी एज एन इंडिविजुअल फिगर आउट कि अच्छा वी नीड टू गो फॉर अ हिप्नोथेरेपी सेशन या उस पे हमें जाना है?
हिप्नोथेरेपी जो है ना, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। Okay. जैसे हमारी इमोशंस हैं, जैसे कोई इंसान है जिसके फियर है, या जिसमें एग्रेशन ज़्यादा है, या गिल्ट है, या कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो जो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, और ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से। एक बच्चा है जिसको बार बार बोला जाता है तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब क्या होगा, इस बच्चे के अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गया सबकॉन्शियस माइंड में, अब उसका जो बिहेवियर होगा वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, लोगों से कटा कटा रहेगा। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपीरियंसेस, इसको अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पर हिप्नोथेरेपी काम करती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस हैं, इमोशंस के साथ जब हम डायरेक्ट काम करते हैं दैट इज हिप्नोथेरेपी। लॉजिकल माइंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे लॉजिक है, वो थिंकिंग करता है, एनालिटिकल है, तो जब हम उसके साथ काम करते हैं दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। काउंसलिंग इज गिविंग अ न्यू लॉजिकल न्यू पर्सपेक्टिव टू सी लाइफ। हिप्नोथेरेपी इज डायरेक्टली रिप्लेसिंग द इमोशन। जैसे एक बच्चा है जिसके अंदर डीप रूट में बैठा है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, और तो उसको जब हम हिप्नोटाइज करके जब सजेशन देते हैं दैट यू आर कॉन्फिडेंट, तो हमारा पूरा 95% माइंड जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक बार आपका 95% एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके बिहेवियर में कॉन्फिडेंस इमीडिएटली दिखाई देने लगता है। तो आसान शब्दों में समझें कि जब हमें इमोशंस पे काम करना है डायरेक्टली तो हमें हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और जब हमें कुछ नया पर्सपेक्टिव सीखना है तो हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। Okay. Thank you, sir. सर मेरा तो दोनों हो गया। हाँ, आपका तो काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी रहा पूरा। ऋषभ का खास बात ये रही कि इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा रही, और ये आज जितना आसानी से एक्सेप्टेंस के बारे में समझा रहे हैं और सोच रहे हैं कि लोग इनकी बात को मान जाएंगे, इन्होंने मेरी बात को उतना आसानी से नहीं माना था जब मैंने इनको बताया था एक्सेप्टेंस के लिए। बट वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लॉजिकली कन्विंस ना हो तब तक हमें किसी की बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरे को समझें, इवेल्युएट करें, लॉजिकली वैलिडेट करें। अगर मुझे वो लॉजिकली वैलिडेटेड नहीं लगती है तो अभी हम ना इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि बिना समझे कुछ करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। इस मामले में बोलता हूँ ऋषभ के बहुत सारे सेशन शुरू में लगे, क्योंकि ऋषभ की जो प्रॉब्लम्स थी वो मल्टी डायमेंशनल थी, और ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक रेवोल्यूशनरी टाइप का बच्चा ही था मेरे आगे। तो ये मतलब उम्र में मैं बोल रहा हूँ, नॉलेज में तो बहुत आगे है। तो रेवोल्यूशनरी एक उसका पर्सपेक्टिव था, हर जगह की समाज में बदलाव लेके आएंगे और घर में परिवार में बदलाव लेकर आएंगे। मैंने उसको वही बोला कि आपको बदलाव तो लाना है लेकिन अपने अंदर लेकर आना है बदलाव। तो ऋषभ को टाइम लगा इस चीज़ को समझने में कि मुझे एक्सेप्ट करना है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इतना आसानी से जब तक हम खुद लॉजिकली नहीं समझें उस बात को, तब तक हमें उसको इम्प्लीमेंट या उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तब तक अपने जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको पूछते रहें, उनके आंसर्स ढूंढें लाइफ में कहीं से भी, चाहे काउंसलिंग से ढूंढें, किताबों से ढूंढें। ऋषभ की पढ़ने की बहुत हैबिट है, मतलब ये 200-250 पेज की किताब एक दिन में पढ़ लेता है। तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हमें ज़रूर मिलने चाहिए। बिना उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिले और फिर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो फिर वो उसमें ना एक 100% कन्विक्शन नहीं होगा। और सर मुझे हिप्नोथेरेपी के बाद ही शायद सर एक्सेप्टेंस वाली चीज समझ में आई थी, क्योंकि क्या शायद 1-2 सेशन हो गए थे फिर मुझे समझ में आई थी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे हाथ पे, मैं सभी को शायद ये बोला होगा मैंने कि अगर मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है ना, अब अगर पंखा चलेगा ना तो पंखे की हवा से भी दर्द होता है। अब पंखे की हवा की कोई इंटेंशन नहीं है मुझे पेन देने की, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में वूंड है तो वो पंखे की हवा की बिना इंटेंशन के भी मुझे पेन होता है। हिप्नोथेरेपी क्या करती है? हिप्नोथेरेपी जो हमारे साइकोलॉजिकल वूंड्स हैं उनको हील करना शुरू करती है।
और जैसे जैसे हम हाथ के पेन को, हाथ के जो वुंड है उसको हम अगर हील कर लेंगे, तो उसके बाद आप उसी हाथ से आप ताली भी बजा सकते हैं, आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं और फिर पेन नहीं होगा। तो ये काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी बोथ गो हैंड इन हैंड। काउंसलिंग हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे वुंड्स को हील करने के लिए काम करती है, जो हमारे साइकोलॉजिकल इमोशनल वुंड्स हो चुके हैं। अब सोचिए किसी ने मुझे गलत बोला है, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, और ख़ास तौर पे ऐसे में जो कि मुझे कंट्रोल कर सकता था। जैसे बहुत सारे भी लोग, बच्चे आज अच्छी सही, जैसे अनुराग इज़ कनेक्टेड, अनन्या वाज ऑल्सो देयर, अभी तो चली गई हैं, ये है। तो यानी क्या है, ये तीनों लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि अभी जस्ट इन्होंने टीनेज क्रॉस किया है, तो ये अभी या उस समय जब मेरे पास आए थे एक्चुअली, उस समय क्या था, ये पेरेंट्स से उनके कंट्रोल में है, क्योंकि डिपेंडेंट है तो उनको छोड़ भी नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो उनको एक्सेप्टेबल भी नहीं, जैसे अनन्या ने भी अपनी बात कही थी अभी। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं तो क्या होता है, एक वुंड है मेरे मन में, मैं उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मैं उनकी बात को मानना ही नहीं चाहता हूँ, तो अंदर से क्या आता है, एक रिवोल्ट आना शुरू होता है। तो धीरे धीरे जब हम उन वुंड्स को हील करते हैं हिप्नोथेरेपी से और काउंसलिंग से, एक नया पर्सपेक्टिव जो कि ऋषभ ने बताया है, तो दोनों के कम्बिनेशन से फिर हमारी जो इम्प्रूवमेंट आती है वो ज़्यादा फास्ट होती है। काउंसलिंग वाली चीजें रीइंफोर्स होने लगती हैं अपने आप। काउंसलिंग वाली चीज़ें रीइंफोर्स होने लगती है, एग्जैक्टली, क्योंकि 5% माइंड ने चीज़ें समझ, तो जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हम सब जानते हैं गुस्सा करना गलत है। अब ये तो मेरा 5% कॉन्शियस माइंड ही जानता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन 95% को पता है कि गुस्सा करने के फायदे होते हैं, क्योंकि मैं अगर गुस्सा करता हूँ तो मेरी बात मानी जाती है। एंगर हेल्प्स मी टू डोमिनेट। अब जब हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे और नई रियलाइजेशन जब हमें सबकॉन्शियस में आने लगेगी, तो ये समझ में आने लगेगा कि गुस्सा करना गलत है, फिर ये इम्प्लीमेंट होने लगेगा कि गुस्सा करना गलत है। अब गुस्सा जो है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर डिज़ाइन। ऐसा नहीं बोलूँगा कि गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि गुस्सा पूरी तरह से गलत है, इसके अपने एडवांटेजेस हैं। देन एंगर विल बिकम पार्ट ऑफ योर डिज़ाइन। आप फिर गुस्से के कंट्रोल में नहीं होंगे, गुस्सा आपके कंट्रोल में होगा। तो जो हम काउंसलिंग में चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव हो जाती है अगर हम साथ साथ हिप्नोथेरेपी करते हैं। नहीं तो क्या होता है, नॉलेज तो होती है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उसको। राइट, चलिए, तो आई थिंक इस टॉपिक पे हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने समझा है, इस बार बात की है। और नेक्स्ट वीक जो है एक और बढ़िया टॉपिक आने वाला है, और जो है क्या नाम है उसका, एडिक्शन से रिलेटेड। हाँ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एडिक्शन। और इस पे हम एक पल्लवी चट्टोपाध्याय हैं, वो भी पुरानी क्लाइंट है मेरे साथ, तो उनके भी विचार सुनेंगे, और आप सबके भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपके अपने वो हैं एक्सपीरियंसेस हैं, या अपनी कुछ लर्निंग्स हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन आज बहुत, आई थिंक हम सभी एडिक्टेड हैं। पहले तो एक सब्सटेंस अब्यूज़ का एडिक्शन हुआ करता था, कोई ड्रग ले रहा है, कोई स्मोकिंग करता है। आज मोबाइल फ़ोन के लिए हम सब एडिक्टेड हैं, टीवी स्क्रीन, मतलब जो ल्यूमिनस स्क्रीन है। तो ये एडिक्शन तो आज आई थिंक हम सभी हैं एडिक्टेड, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे, देखते हैं पल्लवी क्या कहती है, और आप लोगों का भी अगर कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ शेयरिंग है इससे रिलेटेड, या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उस पर फिर हम लोग बात करेंगे कि एडिक्शन के क्या कॉजेज़ हैं, और जब कॉज समझते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसको बाहर निकलने के लिए भी हम फिर सॉल्यूशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। राइट, तो आज मैं एक और टॉपिक कवर करना चाह रहा था, पर आज काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने अनकंडीशनल हैप्पीनेस के लिए अपनी इच्छा दिखाई है कि यू वांट टू अचीव दैट स्टेट ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर द रोड मैप ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बट चलो आज नहीं करते हैं, प्रोबेबली विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। जिस सेशन में थोड़ा टाइम बचेगा उसमें करेंगे, नहीं तो एक अलग से सेशन इसके लिए प्लान कर लेंगे। और वंदना जी ने जो है बहुत सारे टॉपिक्स ग्रुप पर दिए हैं, और उन सभी के ऊपर आई थिंक वो सारे ही टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से। तो जैसे लीडरशिप के ऊपर आपने बात की, आप बताएं वंदना जी, आपने क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं जिस पे आप बात करना चाहते हैं।
आपका माइक ऑफ है, उसको एक बार ऑन कर लीजिए। म्यूट है आपका माइक। अभी सर अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या दिए थे। मुझे तो लग रहा है कि मैं टॉपिक, मुझे फील हो रहा था मैं ज्यादा सजेस्ट कर रही हूँ, और एक दो और टॉपिक आज मुझे आए थे तो मुझे लगा थोड़ा मुझे गैप भी लेना चाहिए। नहीं, आप टॉपिक सजेस्ट करते रहिए, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली हम एक वीक में एक ही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सर अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। जैसे आप कोई क्वेश्चंस पूछ रही थी तो उस दिन आपने ग्रीफ बोला था, जैसे वो मुझे अच्छा लगा था, हालांकि वो सजेशन आपने दिया था। और अभी तो मैं ये एक्सेप्टेंस में इतना खोई हूँ कि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे टॉपिक क्या दिए थे। वो है, सब है, मैसेजेस में है, मैं उसको कंसोलिडेट कंपाइल करके और वो कर लेंगे। और आप लोगों को कोई और टॉपिक अगर लगता है जो आपके अपने इंटरेस्ट का टॉपिक है तो उसको भी सजेशन दें, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। और ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उससे रिलेटेड अगर आपके कोई सजेशंस हैं, एनी अदर एक्टिविटी दैट वी कैन इंक्लूड इन द कम्युनिटी। ठीक है सर। तो ये तो आई थिंक ये हमारा प्रोसेस तो धीरे धीरे सेट होता जा रहा है कि हम किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीक में एक बार मिलते हैं, बात करते हैं, है ना। और भी उसमें कुछ शेयरिंग्स चलती रहती हैं। और कोई एक्टिविटी अगर आप लोगों को कभी भी दिमाग में आता है कभी, तो अभी भी बात कर सकते हैं, नहीं तो उस पर मैसेज में भी डाल सकते हैं। विल ट्राई टू सी, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे केस में सर फॉरगिवनेस शायद इसीलिए इतना आसान हो गया क्योंकि एक तो हिप्नोथेरेपी हुई और दूसरी मैं योगा मेडिटेशन पहले से करता था। फॉरगिवनेस आपके लिए आसान नहीं हुआ था सर, आपके लिए आसान नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है जब हम लोग काउंसलिंग और थेरेपीज करते हैं ना, राइट, तो मैं जैसे ऐसे समझिए कि एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं और 10 मंजिल की अगर बिल्डिंग है, राइट, और अगर हम डायरेक्टली 9th फ्लोर की बात करने लगेंगे तो लगेगा कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम पहले फाउंडेशन कास्ट करते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी नहीं कि 9th फ्लोर पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हमने फर्स्ट फ्लोर पे हमने बात करी, पहले कॉन्फिडेंस की बात करी, फिर हैप्पीनेस की बात करी, राइट, फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करी, सेल्फ लव की बात करी, डुअलिटी की बात करी। हम एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहे थे। तो जब मैंने आपको बोला फॉरगिवनेस के बारे में, आप इमीडिएटली उस बात को समझ गए, क्योंकि उसके नीचे की आपकी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। अभी डॉक्टर अनामिका आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रही हैं? क्योंकि एक्सेप्टेंस इज लाइक द फाउंडेशन एंड फॉरगिवनेस इज द 9th फ्लोर। आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने जो है पूरा काउंसलिंग और थेरेपीज का एक सिस्टमेटिक आपने प्रोसेस किया था। तो जब आप फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करता था, आपको ऐसा लगता था बस यही है, इसके ऊपर अब कुछ नहीं। फॉरगिवनेस जो है ये बहुत लेट आती है। इसके बाद हमने शायद 1 या 2 ही सेशन किया होगा माइंड थेरेपी का, उससे पहले हमने बहुत सारे सेशंस किए थे। तो एक एक फाउंडेशन बनाता हुआ चलता। अब क्योंकि फॉरगिवनेस आपकी प्रॉब्लम थी और एक्सेप्टेंस आपकी प्रॉब्लम थी, आपके माइंड में क्या किया, जब वो पूरी बिल्डिंग बन गई तो आपके माइंड में ग्राउंड फ्लोर और 9th फ्लोर को बहुत अच्छे से पकड़ लिया, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम का एक मास्टर की सॉल्यूशन बन गया। लेकिन हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं। आपकी इनर चाइल्ड थेरेपी करी थी, यू रिमेंबर, सेल्फ लव के ऊपर सेशन किया, सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर सेशन किया था, एक्सेप्टेंस के ऊपर सेशन किया था, एक्सेप्टेंस और रियलिटी पे सेशन किया था, फॉरगिवनेस का सेशन किया मैंने उसके बाद। होता यह है जब हम एक जर्नी पे चलते हैं ना तो हमें लंबी लगती है, जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना तो क्योंकि हमें सारी चीज़ें विजुअलाइज होती हैं, हर चीज़ दिमाग में होती है, तो हमें फिर बहुत शॉर्ट लगती है, लगता है ये चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं।
बट इसलिए मैंने डॉक्टर अनामिका को मैंने यही कहा, मैं उनका क्वेश्चन समझ रहा था और उनके फेस एक्सप्रेशन से अभी तक मुझे नहीं लगा कि उनको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया है। इसीलिए मैंने यही कह के कंक्लूड किया है कि अगर एक्सेप्टेंस समझ में आ रहा है तो उतना ही करो, अभी फॉरगिवनेस तक मत जाओ। क्यों? क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ है और अभी एक्सेप्टेंस जो है ये सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड में गया है। अभी उनके जो अपने अंदर के जो वुंड्स हैं, उनके अपने अंदर के जो पेन है, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, जब तक वो हील नहीं होंगे तब तक वो एक्सेप्टेंस भी बिहेवियर में नहीं आएगी, राइट? तो इसलिए अभी आपको फॉरगिवनेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन कर रहे हैं और 9वीं के बारे में सोचने लगेंगे ना, तो फिर हमारी हिम्मत नहीं है। तो एक एक स्टेप चले। अब आप समझ पा रहे हो कृष्णा? तो वही सर, मैं पहले दिन अगर कोई मैंने अगर पहले दिन आपको बोला होता फॉरगिव, तो आप नहीं करते, आप एक्सेप्ट नहीं हो पाता। पहले दिन में तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉरगिवनेस तो बहुत दूर की बात है, वो तो डील ब्रेकर हो जाता है। देखिए, मैं क्योंकि काउंसलिंग में हूँ नहीं, तो क्या है कि जो लेयर बाय लेयर आप बात कर रहे हो, वो शायद मैं उतना अच्छे से नहीं समझ पाया। बस मेरा ये था कि एक्सेप्टेंस मेरे लिए बहुत ब्रॉड कंसेप्ट आज की तारीख में हो चुका है। और वो लेयर बाय लेयर आपको समझाना भी नहीं था, समझो। लेयर बाय लेयर तो मैं सबको ही समझा रहा हूँ। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो मैं, अनुराग अभी मेरे साथ चल रहे हैं, तो अनुराग को भी मैं वही समझा रहा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ। इस फोरम का, इस कम्युनिटी का पर्पस ये है कि मैंने जो आपको समझाया उसको आपने जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और वहां से जब इम्प्रूवमेंट्स आई, दैट बिकेम योर विजडम। मैं क्यों नहीं क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ या मैं क्यों नहीं इन टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ? क्योंकि मैं अगर काम करूंगा तो वही चीज बोलूंगा जो आप लोग इंडिविजुअल सेशन में मुझसे पहले जान चुके हैं। यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो मैंने आपको पूरा कोर्स सिखाया, आपने पूरे कोर्स को एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस में। ये आपकी यूनिकनेस है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट की डिमांड है। एंड आई एम श्योर अगर 1 साल के बाद जब हम अनुराग से बात करेंगे और इसी कोर्स पर बात करेंगे, तो शायद वो ये बोलेंगे मैंने सर से जो सीखा है वो फॉरगिवनेस सीखी है, एक्सेप्टेंस नहीं सीखी। मिस्टर सुभाष हैं, उनके साथ भी काफ़ी लंबी हमारी जर्नी रही है। मैंने जो उनको सिखाया है उससे उन्होंने जो सीखा है और जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और वहाँ से जो विजडम आई है वो उनकी बिल्कुल यूनिक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, इसका पर्पस ही सिर्फ ये है कि हम अपनी विजडम शेयर करें। आपको स्टेप बाय स्टेप करना भी नहीं है, आपको वही करना है जो आपने ग्रेस्प किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आई और इम्प्रूवमेंट के बाद जो विजडम बनी आपकी वो आपने यहाँ पर शेयर किया और वो आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। और मैं समझता हूँ किसी दूसरे इंसान के लिए वो कंफ्यूजिंग होगा। मैं वहीं पे बोलता हूँ जहाँ पे मैंने देखा डॉक्टर अनामिका में, तो मैं नहीं बोलना चाह रहा था आज के सेशन में, लेकिन मैं देखा कि डॉक्टर अनामिका का जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है और वो आप नहीं रिप्लाई कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विजडम के हिसाब से सारी नॉलेज को, आपको लगता है बस एक बार एक्सेप्टेंस हो जाए ना तो लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये आपका सत्य है। नहीं सर, मैंने कहा था कि एक्सेप्टेंस इज द बिगनिंग, और उसके बाद एक्शंस लेंगे तो मतलब धीरे धीरे। तो एक्सेप्टेंस, मतलब मेरा ऐसा मानना था कि जब एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होगा तो फॉरगिवनेस भी आ जाएगी। बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फर्स्ट फ्लोर मजबूत होगी तो 9th फ्लोर भी अच्छे से कास्टिंग की जाएगी, लेकिन फर्स्ट और 9th फ्लोर के बीच में और चीजें हैं जो अपने अंदर के वुंड्स हैं जिनको हील करने की जरूरत है। आपने कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर शिकायत ही नहीं है, और जब शिकायत नहीं है तो फॉरगिवनेस करने की भी जरूरत नहीं है। फॉरगिव तो तभी करोगे जब दूसरा इंसान गलत लगेगा आपको। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा तो गलत ही नहीं लगेगा, और जब गलत लगेगा ही नहीं तो फॉरगिवनेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हो जाएगी, कब हो जाएगी इन दी प्रोसेस पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगता। आप यही कहना चाह रहे हैं?
हाँ सर, मेरा ऐसा मानना है कि एक्सेप्टेंस पर अगर एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है तो फिर फॉरगिवनेस दिमाग में आता भी नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस के बीच में बहुत सारी और इमोशंस हैं, इमोशनल वुंड्स हैं जिनको हील करना है, बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको सीखना है, ताकि वो फॉरगिवनेस जो है स्पॉन्टेनियस है। मेरी जो काउंसलिंग जब मैं करता हूँ, मेरी काउंसलिंग करने का तरीका ही ये होता है कि जब मैं आपको एक्सेप्टेंस के बारे में कहूँ, उससे पहले आपकी एक्सेप्टेंस की तैयारी हो चुकी होती है। जिस दिन मुझे कवर करना होता है फॉरगिवनेस, तब तक आप फॉरगिव करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जो मैंने आपके साथ जितने भी सेशंस लिए हैं, उसमें ऐसा ही हुआ है। जब भी मैंने आपको किसी बात के बारे में बोला है, आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि उसके नीचे की जो कास्टिंग है वो पूरी हो चुकी है। उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो इस पूरी जर्नी में अभी तक नहीं पहुंचे हैं पूरा, उनके लिए ये हमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस के बीच में भी कई स्टेप्स, जैसे आप ही ने एक वर्ड यूज़ किया था, सेल्फ लव। एक्सेप्टेंस अपने आप में ही आपने मल्टी स्टेज में बोली है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर दूसरे की एक्सेप्टेंस। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस एक एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट में अपने को एक्सेप्ट करना ये कास्टिंग है, एक फ्लोर की कास्टिंग है। दूसरे को एक्सेप्ट करना दैट्स अ सेकंड स्टेज। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना दैट्स अ थर्ड स्टेज। फॉरगिवनेस की बात कर पाते हैं। वही सर, मेरे लिए थोड़ा सा जो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन है वो ऐसा हो गया कि आप यूनिवर्सली सब चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, रियलिटी को एज इट इज देख रहे हो, और वहां से आपको साफ साफ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपको अब कोई धूल नहीं बची है, मिरर में कोई धूल नहीं बची है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या है चीजें। तो एक तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, और दूसरा कि जो मैंने उसमें सेल्फ कंपैशन की बात करी थी या माइंडफुलनेस की बात करी थी, तो मुझे लगता है कि ये सभी चीजों ने मुझे फैसिलिटेट किया था एक्सेप्टेंस को और भी अच्छे से इंटीग्रेट करने में खुद के अंदर, क्योंकि एक्सेप्टेंस मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ इंटीग्रेशन का ही एक दूसरा नाम है। कि अगर आप एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कर ले रहे हो खुद को, तो आप पूरी तरह से इंटीग्रेट भी हो गए हो। तो उसको करने के लिए हमें कितने सारे सेशंस लगे थे और बहुत सेशंस कितनी सारी थेरेपीज लगी थी। वो हर थेरेपी एक स्टेप है इस फॉरगिवनेस तक पहुंचने का। सर ऑब्वियस सी बात है, आपका एक्सपीरियंस इतना है, आप मैं सर कभी मैंने काउंसलिंग करी नहीं है, तो मुझे ऐसा मतलब, क्योंकि मेरे लाइफ में ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। बिल्कुल आपका फॉर्मूला बिल्कुल आपकी लाइफ में बिल्कुल काम करेगा। मैं सिर्फ इस पॉइंट को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका फॉर्मूला दूसरे को लॉजिकली समझ नहीं आता, क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं। दैट्स वन। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, लोग एक्शन करना छोड़ देते हैं। जब हमने लास्ट टाइम जो हमने डॉक्टर स्वप्निल के टॉपिक पर बात की थी, ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ के बारे में, वही पॉइंट मैं फिर यहाँ पर मैं यूरेज करूंगा एज अ फ्लैग कि एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप टेकिंग एक्शन। एक्सेप्टेंस से पहले बहुत एफर्ट्स हैं जो करने की जरूरत है। अगर हम किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट अगर नहीं करते हैं और उससे पहले ही सिचुएशन को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो याद रखिए लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करी कि एक्सपेक्टेशंस, ऐसा लगा होगा आपको कि ये कहते हैं एक्सपेक्टेशंस गलत है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो आदमी ने उड़ना नहीं सीखा होता। आज मोबाइल जो हम हाथ में लेकर बैठे हैं, ये बिना एक्सपेक्टेशंस के नहीं आया। सो एक्सपेक्टेशंस भी एब्सोल्यूट टर्म्स में गलत नहीं है और एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट टर्म्स में सही नहीं, राइट? तो दोनों में एक लाइफ में तालमेल बना के चलने की जरूरत है कि जब हम, क्योंकि देखो ऋषभ जो बात कह रहा है ये उन लोगों के लिए ठीक है
जो कि प्योर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, जो दुनियादारी संसार छोड़ चुके हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस गलत है। लेकिन अभी हम दुनिया में रह रहे हैं, हमें दोनों में एक बैलेंस बना के चलना है। हमें ग्रोथ भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें रिलेशंस भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। ना तो एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से गलत हैं और ना ही एक्सेप्टेंस पूरी तरह से ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखिए, दोनों का अपना एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है, और जहाँ भी हम एक को ज़्यादा करने लगते हैं, और देखो एक चीज़ याद रखिए, ये पूरी की पूरी जो लाइफ है ना, ये जो पूरा संसार है ना, ये डुअलिटी पे बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी एक बात यूनिवर्सली ठीक हो ही नहीं सकती, इसमें काउंटर पार्ट जरूर होगा, राइट? सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई क्वेश्चंस है या कोई अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो हमसे बात करें। सर एक्चुअली क्योंकि मैंने कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव बायसेस पढ़ा था इसके थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में, तो थोड़ा जो डेफिनेशन है ना एक्सेप्टेंस का लाइफ में, वो थोड़ा मतलब अलग है। ऐसा आप समझिए कि सर जैसे एक्सेप्टेंस के बारे में मैं इतना क्यों सोचता हूँ गहराई से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे किसी चीज की क्लियर पिक्चर देखनी है और चीजों को और बेहतर तरीके से स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ना है, तो मुझे रियलिटी को वैसे ही देखना ही पड़ेगा। नहीं तो जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा और डिल्यूजन में जीऊंगा तो वो मुझे ज्यादा पेन देगा। तो मुझे बायसेस से बचना था ज्यादा से ज्यादा। हालांकि मुझे ये भी एक्सेप्टेड है कि इस पाथ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, पूरी तरह से ये परफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड तरीके से रियलिटी को देखूं तो मेरा पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं एक्सेप्टेंस मोड पर चलूं, तो आपने जो कहा है ऋषभ, वो आपके लिए और आपकी प्रॉब्लम के लिए और आपकी उस समय की जो सिचुएशन थी लाइफ की, वो बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और आपने सही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया है, इसीलिए इम्प्रूवमेंट भी आई है। मैं सिर्फ ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान आपकी बात को 100% अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसको भी वही इम्प्रूवमेंट मिलेगी जो आपको मिलेगी। थोड़ा सा क्या है ना कि हमारा वही सेम है लेकिन डिफरेंट अलग है। आवाज कट रही है और आपका वीडियो भी फ्रीज हो गया, आई थिंक सिग्नल का इशू। Am I audible, sir? Am I audible? हाँ सर, एक्चुअली जो मुझे लगता है कि अनिमिका जी का और मेरा जो वर्ड्स का लेकर कंसेप्ट का लेकर डेफिनेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग है। जब आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव करते हैं, तो ठीक आपने सही कहा है, क्योंकि जो ज्यादातर मैंने किताबें पढ़ी हैं वो या तो साइकोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, स्पिरिचुअल है, और वो उसके अंडरस्टैंडिंग को और डेप्थ में ले जाता है। उसका क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो मेरे ग्रोथ में प्रॉब्लम करेगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं एक्सेप्ट करूँ, इसलिए मैं एक्सेप्ट ही करता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो शायद ज्यादा चला जाऊँ। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ठीक है, जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपके लिए यही ठीक है। टाइम हो गया है, फिर आज इतना ही रखते हैं फिर हम लोग। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, 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 आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना? चलिए, तो अगर किसी को कुछ कहना है तो, नहीं तो फिर आज खत्म करते हैं, इतना ही रखते हैं, काफी टाइम हो गया आज। सर एक चीज पूछनी थी। सर आपने कहा कि हर जगह एक्सेप्टेंस तो जरूरी नहीं है,
तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी-कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स एक्सेप्टेंस सही तरीके से ना होने की वजह से होती है शायद। इन दैट केस इट्स हेल्प्स। मैं वही बोल ये आप कहना तो मैं चाहते यही कहना चाहता हूँ, कहीं पे एक्सेप्टेंस काम करेगा, कहीं पे एक्सपेक्टेशंस काम करेगा। ना तो एक्सपेक्टेशंस 100% मास्टर की है और ना ही एक्सेप्टेंस 100% मास्टर की है। हमें एक वो समझ होना ज़रूरी है कि इस वक्त कौन सा टूल हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और काउंसलिंग में हम वही चीज़ सीखते हैं बेसिकली। मैं आपको बहुत सारे टूल्स दूंगा। हाँ, जब मैं काउंसलिंग में करता हूँ तो मैं आपको बहुत सारे टूल्स देता हूँ, उसमें से कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो 100% काम करेगा, नहीं तो इतने सारे टूल देने की ज़रूरत ही नहीं थी। हर टूल का अपना एक एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग है। आप लड़ाई करने जाते हैं ना, जो काम तलवार करेगी वो तीर नहीं करेगा। आपके पास आपके तरकश में तीर और तलवार दोनों होने चाहिए, और ये समझ जरूरी है कि कहाँ तलवार का इस्तेमाल करना है, कहाँ तीर का इस्तेमाल करना है। ओके सर, थैंक यू। चल ठीक है, आज फिर हम इतना ही रखते हैं, आज काफ़ी टाइम हो गया। हाँ सर, डबल हो। चल, ओके ओके, हैप्पी दिवाली सर इन हैप्पी एडवांस। दिवाली टू ऑल ऑफ यू। विश यू वेरी Thank you, sir. हैप्पी। ओके, बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू।